तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने राम रहीम की स्टोरी लेके आया हूँ, दुनिया मेरी मुट्ठी में। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कस्तारिका ग्रह की उड़न तस्तरी तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ी चली जा रही थी। उड़न तस्तरी में मौजूद एकमात्र प्राणी एल्ड्रेड अपने मास्टर को सूचित करता हुआ माइक पर बोला, मास्टर मैं पृथ्वी के निकट पहुंच चुका हूं। अब बहुत जल्द ही मैं पृथ्वी पर लैंड कर जाऊंगा। शाबाश एल्ड्रेड, हम जानते हैं तुम पृथ्वी तक पहुंचने में ज़रूर कामयाब हो जाओगे। हम पृथ्वीवासियों से कहीं ज़्यादा उन्नत और शक्तिशाली हैं। तुम अकेले ही उन्हें लोहे के चने चबवा सकते हो। तुम्हें पृथ्वी पर जीत हासिल करनी है, भले ही इसके लिए तुम्हें पृथ्वीवासियों को जड़ से ही क्यों न समाप्त करना पड़े। समझ गए ना? यस मास्टर, हम बहुत जल्द पृथ्वी पर राज करेंगे। और एल्ड्रेड की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उड़न तस्तरी का संबंध कस्तारिका ग्रह से टूट गया और उड़न तस्तरी बुरी तरह हिचकोले खाने लगी। एल्ड्रेड बुखलाकर चीखने लगा, मास्टर मास्टर, परंतु दूसरी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उड़न तस्तरी का प्रकाश गुल हो गया और उसके तापमान में गिरावट शुरू हो गई। एल्ड्रेड माइक पर फिर बोला, मास्टर पता नहीं आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या नहीं, अचानक यान में कोई गड़बड़ी पैदा हो गई है। तापमान तेजी से गिरता जा रहा है, मेरी शक्ति कम होती जा रही है। पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे आपके आदेश का इंतजार है। तभी एल्ड्रेड के शरीर को एक जोरदार झटका लगा और वह फर्श पर लुढ़कता हुआ उड़न तस्तरी के द्वार से जा टकराया। फिर वह दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकल गया, लेकिन इससे पहले कि उड़न तस्तरी उसकी पहुंच से दूर हो पाती, उसने उड़न तस्तरी को थाम लिया। उसके दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था, कुछ भी हो मुझे हर हाल में जीवित रहना है, मुझे जीवित रहना है, मुझे मास्टर के आदेश का पालन करना है। तभी एक जब चमकदार अग्निपिंड उड़न तस्तरी की बॉडी से आकर टकराई। धड़ाम! परिणाम स्वरूप एक जोरदार धमाका हुआ और उड़न तस्तरी की तबाही के साथ एल्ड्रेड का दाहिना हाथ भी उसके शरीर से अलग हो गया। भारत की सीमा से लगा एक द्वीप ग्रीनलैंड एक साल पहले ही गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ था, लेकिन विदेशी ताकतों को ध्यान अभी भी उस द्वीप पर केंद्रित था, क्योंकि ग्रीनलैंड के पहाड़ों में यूरेनियम का अथाह भंडार छुपा हुआ था। यही कारण था कि आज़ादी के बाद भी एक महत्वपूर्ण विदेशी संस्था टिंगटोर इस द्वीप में कार्य कर रही थी। करीब 40 एकड़ भूमि इस संस्था के अधीन थी, जिस पर खड़ी भव्य इमारत की शान अब भी बरकरार थी। टिंगटोरा की सीमा में ग्रीनलैंड द्वीप के शासन को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। टिंगटोरा के निर्देश मिस्टर डीन की इजाज़त के बिना कोई भी बाहरी आदमी वहां कदम नहीं रख सकता था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में नियुक्त वहां भारतीय अधिकारी कर्नल राघव को विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि टिंगटोरा के इरादे नेक नहीं थे, अतः वह जनरल सेबेल क्रेस्तो से मिले और उसका ध्यान टिंगटोरा की तरफ आकर्षित करते हुए गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बोले, सर, टिंगटोरा के रूप में विदेशी ताकतें अभी भी ग्रीनलैंड की धरती पर अपने पैर जमाए हुए हैं, था। टिंगटोरा की गोपनीयता हमारे लिए चिंता का विषय है। हो सकता है भविष्य में टिंगटोरा ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। आपकी शंका जायज़ है कर्नल राघव, हम भी टिंगटोरा की गतिविधियों के प्रति निश्चिंत नहीं हैं, परंतु हम मजबूर हैं। टिंगटोरा से हुए समझौते को हम तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक हमें इस बात का सबूत नहीं मिल जाता कि टिंगटोरा हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। मुझे विश्वास है सर कि बहुत जल्द टिंगटोरा के खिलाफ कोई ठोस सबूत हमारे हाथ लग जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ओके कर्नल, विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप किसी भी समय मुझसे फ़ोन पर सीधे संबंध स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू सर। तत्पश्चात कर्नल राघव वहां से चल पड़े। कर्नल राघव जब अपने बंगले पर पहुंचे तो अपनी पत्नी राधा को जागते देख चौंक कर बोले, तुम अभी तक सोई नहीं, क्या बात है? आप इतने व्यस्त रहते हो कि आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। आई एम सॉरी डार्लिंग, तुम तो जानती हो कि मुझे यहाँ जिस मकसद से भेजा गया है वह अभी पूरा नहीं हुआ है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको अपना कर्तव्य निभाने से कब रोकती हूँ, पर आपका मेरे प्रति भी तो कोई कर्तव्य है। मैं यहाँ अकेली बोर हो जाती हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध भी किया था कि आप राम रहीम को यहाँ बुलवा लीजिए। मेरा दिल भी लग जाएगा और इसी बहाने उनका घूमना भी हो जाएगा। ओह, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मैं राम रहीम के खत लिखकर ग्रीनलैंड के दूसरे स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने की दावत दे चुका हूँ। वे 1-2 दिन में यहाँ पहुँचने वाले होंगे। यह तो आपने बहुत अच्छा किया, हम सब इस खुशी के मौके पर मिलकर खुशी मनाएंगे। अभी राधा की बात समाप्त हुई थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। कर्नल राघव ने तुरंत रिसीवर उठा लिया। हेलो, कर्नल राघव स्पीकिंग। कर्नल, मैं जनरल रॉबेल बोल रहा हूँ। उफ, इनकी नौकरी तो मेरी सौत बन गई है, हम 1 मिनट भी चैन से बात नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से जनरल रॉबेल कह रहे थे, अभी अभी सूचना मिली है कि हमारे स्पेस सेंटर में एक उड़न तस्तरी को देखा गया है जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक अग्निपिंड से टकराकर नष्ट हो गई है। लेकिन उस उड़न तस्तरी से अंतरिक्ष का कोई मानव हमारे द्वीप के उत्तरी भाग में उतरने में सफल हो गया है।
ओह, इससे पहले कि वह कहीं गुम हो जाए उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल हो सकती है। मैं समझ गया सर, मैं अभी उसकी तलाश शुरू कर देता हूँ। गुड, हमें आपकी सफलता की सूचना का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद हो गया। उधर टिंगटोरा का चीफ डीन इस संस्था की आड़ में अपनी भावी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति प्रयास में रत था। इस समय वह अपने बॉडीगार्ड लार्गो के साथ इमारत की भूमिगत लैब की तरफ जा रहा था। लैब के दरवाजे पर पहुंचते ही डीन रुक गया। दरवाजे पर लगे कीबोर्ड पर सिग्नल देने पर द्वार स्वचालित ढंग से खुल गया और डीन तथा लार्गो के अंदर दाखिल होते ही बंद हो गया। लैब में पहुंचते ही डीन की नज़र प्रोफेसर ब्लैक पर पड़ गई। वह कठोर स्वर में बोला, प्रोफेसर, क्या मेटल वायरस का केमिकल तैयार हो गया? नहीं मिस्टर डीन, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लूँगा। डैम इट, फिर इतनी रात गए तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? आपके लिए एक खुशखबरी है मिस्टर डीन। तुम जानते हो प्रोफेसर कि जब तक रेड फाइल हमारे हाथ नहीं आती कोई भी खबर हमें खुश नहीं कर पाएगी। और वह रेड फाइल एक ऐसी सेफ में रखी है जिसे न तोड़ा जा सकता है और न ही किसी अन्य तरीके से खोला जा सकता है। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द मेटल वायरस केमिकल तैयार करना होगा ताकि तुम्हारे मिनी रोबोट उस केमिकल की मदद से सेफ को गलाकर वह फाइल हम तक पहुंचा सके। हम अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। आपको और अधिक इंतज़ार नहीं करने पड़ेगा मिस्टर डीन। उस फाइल को प्राप्त करने का अब एक दूसरा आसान रास्ता मेरे हाथ लग गया है। प्रोफेसर के शब्द सुन डीन की आंखें सिकुड़ती चली गई। वह बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो प्रोफेसर? सुनिए, आज यहाँ आते समय रास्ते में मुझे एक अजूबा पड़ा नजर आया। ओह, कौन हो सकता है वह? जब मैं कार से उतरकर उस अजूबे के निकट पहुंचा तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। ओह, यह तो रोबोट है, पर इस रोबोट का निर्माण किसने किया है और यह यहाँ सड़क पर कैसे पड़ा है? फिर मैंने आसपास की स्थिति का निरीक्षण किया और पूर्णतया निश्चिंत होने के बाद मैं इस अजूबे को यहाँ उठा लाया और उसकी पूरी जांच की। उस अजूबे की जांच करने पर जो रहस्य मेरे सामने प्रकट हुआ उसकी कल्पना तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता था। प्रोफेसर, पहलिया न बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। मिस्टर डीन, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह किसी दूसरे ग्रह का प्राणी है। व्हाट? वह पृथ्वी तक कैसे पहुंचा और उसकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई यह तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना ज़रूर बता सकता हूं कि वह देखने में रोबोट जरूर लगता है पर वास्तव में वह रोबोट नहीं है। हम उसे परमाणु मानव भी कह सकते हैं। प्रोफेसर, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है? मैं जानता था मेरी बात सुनने के बाद आप मुझे पागल ही समझोगे, परंतु सच को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता क्योंकि उसके शरीर में मानव शरीर की तरह सभी ऑर्गन, टिश्यूज एवं रक्त कोशिकाएं मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी रगों में खून की जगह परमाणु ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऊर्जा के अभाव के कारण ही वह बेजान लोहे की मूर्ति बन गया है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऊर्जा मिलते ही वह फिर जी उठेगा। असंभव। आप असंभव को संभव होते अपनी आंखों से देख सके, इसलिए मैंने इस वक्त आपको यहाँ आने का कष्ट दिया है मिस्टर डीन। आइए मेरे साथ, मैं आपको अंतरिक्ष के उस अजूबे से मिलवाता हूँ। डीन कर्तव्य मोड़ित सा प्रोफेसर के पीछे चल दिया। प्रोफेसर ब्लैक उन्हें एक अन्य कक्ष में ले गया। उस कक्ष में कदम रखते ही डीन और लार्गो की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। ओह माय गॉड! तभी प्रोफेसर डीन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हुआ बोला, मिस्टर डीन, अंतरिक्ष का यह अजूबा आपकी हर मुश्किल आसान कर देगा। तुमने तो बताया था कि जब यह तुम्हें मिला था तो इसका कद 3 फुट के करीब था। हाँ, लेकिन ऊर्जा प्राप्त होते ही यह अपने साधारण आकार में विकसित हो गया है और जब यह उस सैप को तोड़कर रेड फाइल ले आएगा तो आपको उसकी ताकत का भी पता चल जाएगा। लेकिन क्या यह हमारा आदेश मानेगा? कहीं ऐसा ना हो कि आज़ाद होते ही यह हम पर ही हमला कर दे। यह ऐसा नहीं कर सकता मिस्टर डीन, क्योंकि इसे जीवित करने से पहले मैंने इसके भेजे में मास्टर ब्रेन कैप्सूल फिट कर दिया है। उस कैप्सूल की मदद से हम इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे तभी ऊर्जा प्रदान किया करेंगे जब हमें इसकी ज़रूरत हुआ करेगी। इस तरह हम इसकी उपस्थिति को भी गुप्त रख सकेंगे। वैसे मुझे अभी इसके दाएं हाथ और चेहरे को ठीक करना है। बहुत खूब प्रोफेसर, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब हमारे सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। रेड फाइल प्राप्त होते ही हमें न केवल इस सरकार की कमजोरी का पता चल जाएगा बल्कि उस डिस्ट्रिक्ट एटॉमिक गन का भी पता चल जाएगा जो तुमने तैयार की थी। उस गन के हासिल होते ही हम इस सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे और बस एक बार
इस देश में हमारा कब्जा हो जाए, उसके बाद हम सारी दुनिया को अपने सामने हथियार डाल देने के लिए विवश कर देंगे। पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। हा हा हा। अभी इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर डीन, आपके लिए एक बुरी खबर भी है। प्रोफेसर की बात सुन डीन की भवें तन गई। वह गुर्राया, क्या मतलब? डिफेंस मिनिस्ट्री में तैनात भारतीय अधिकारी कर्नल राघव को आप भूल रहे हैं मिस्टर डीन। वह जितना बहादुर है उतना ही बुद्धिमान भी है, और उसके बेटे राम रहीम तो उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं। और कर्नल राघव राम रहीम को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ आने का निमंत्रण भेज चुका है। अगर वे यहाँ पहुँच गए तो आपके सपने इतनी आसानी से साकार नहीं हो पाएंगे। तुम निश्चिंत रहो प्रोफेसर, राम रहीम ग्रीनलैंड नहीं पहुँचेंगे। गुड। उधर राम रहीम ग्रीनलैंड जाने की तैयारी कर रहे थे। उनका खुशी की कोई सीमा नहीं थी। राम जी तो चाहता है कि मैं पंछी बनकर उड़ता हुआ ग्रीनलैंड पहुंच जाऊं। अंकल आंटी को देखे हुए महीने हो गए हैं। अंकल के ग्रीनलैंड में नियुक्ति क्या हुई, वे तो जैसे हमें भूल ही बैठे। नहीं रहीम, मम्मी डैडी भी शायद हमें उतना ही मिस कर रहे थे जितना हम उन्हें कर रहे थे। तभी तो उन्होंने हमें ग्रीनलैंड की स्वाधीनता की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर शरीक होने का निमंत्रण भेज दिया है। तुम ठीक कहते हो। ट्रिंग ट्रिंग। रहीम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि डोरबेल की घंटी का कर्कश स्वर वातावरण में गूंज उठा था। राम के कहने पर रहीम दरवाज़ा खोलने चल दिया, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर जब उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर घंटी किसने बजाई? तभी कदमों के पास आहट महसूस कर रहीम की नज़रें नीचे झुक गई और वह अपने पैरों के पास एक खिलौने रोबोट को खड़े देख चौंक उठा। ओह, यह खिलौना यहाँ कौन छोड़ गया? दूसरे ही पल उसने राम को आवाज़ दी। राम के पहुँचने पर वह बोला, पता नहीं यह खिलौना यहाँ कौन छोड़ गया है। लेकिन इससे पहले कि राम रहीम की बात का कोई जवाब देता, खिलौना रोबोट के होठों से आवाज़ निकली, मुझे यहाँ कोई छोड़ कर नहीं गया है, मैं खुद चल कर आया हूँ। ओह, तो यह बोलता भी है। तुम यहाँ क्यों आए हो मिस्टर रोबोट? मेरा नाम एजेंट डॉन है और मैं तुम्हें कुछ समझाने आया हूँ, अतः मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम लोग ग्रीनलैंड जाने की तैयारी कर रहे हो, पर अच्छा होगा कि तुम लोग वहाँ जाने का अपना इरादा छोड़ दो। क्या बक रहे हो तुम? मैं तुम लोगों को सावधान करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने अपना इरादा ना बदला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो तुम हमें धमकी देने आए हो? किसने भेजा है तुम्हें? तुम्हारे सवाल का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरी चेतावनी ज़रूर याद रखना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ। तू ऐसे कैसे चला जाएगा डॉन के बच्चे? कहने के साथ ही रहीम एजेंट डॉन पर झपट पड़ा, लेकिन खिलौना रोबोट डॉन उछलकर उसकी पहुंच से दूर हो गया। ओह, हा हा हा। डॉन की फुर्ती देख राम रिवॉल्वर तानते हुए गर्ज उठा, तुम भाग नहीं पाओगे डॉन। गोली चलाने की बेवकूफ़ी हरगिज मत कर बैठना मिस्टर राम। मेरे अंदर बारूद भरा है, मुझे गोली लगते ही मेरे साथ साथ तुम्हारे भी चिथड़े हवा में बिखर जाएंगे। तुम इसकी मत सुनो राम, गोली चलाओ। नहीं रहीम, मुझे कोई गलत कदम उठाने के लिए मजबूर मत करो। राम के शब्द सुन रहीम अपना समूह लेकर रह गया। तब डॉन बोला, तुम काफ़ी समझदार हो मिस्टर राम, अतः मुझे उम्मीद है तुम मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं करोगे। इतना कह डॉन मुड़ा और चलता हुआ उनकी नज़रों से ओझल हो गया। डॉन के नज़रों से ओझल होते ही रहीम बोला, राम तुमने उसे जाने क्यों दिया? अगर वह रोबोट हमारे काबू में आ जाता तो हम उसके मालिक का पता लगा सकते थे। यह तुम्हारी भूल है रहीम, वह कोई मामूली रोबोट नहीं था। उसकी चेतावनी के पीछे जरूर किसी खतरनाक दिमाग का हाथ है। तो क्या उसकी धमकी को सच मानकर हम ग्रीनलैंड जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दें? लेकिन सवाल तो यह है कि हमें ग्रीनलैंड जाने से कौन रोकना चाहता है? या तो अब ग्रीनलैंड पहुँच कर ही पता चल सकेगा। तुम ठीक कहते हो, आओ अंदर चलें और अपनी तैयारी पूरी करें। हम रात की फ़्लाइट से ही ग्रीनलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। और फिर वे दोनों दरवाज़ा बंद करने के बाद अंदर चले गए। रात 11 बजे राम ने टैक्सी कॉल की और वे दोनों उसमें बैठकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। लेकिन अभी टैक्सी ने 1 मील का रास्ता ही तय किया था कि तभी ड्राइवर की गुर्राहट भरी आवाज़ राम रहीम के कानों से टकराई। तुमने हमारी चेतावनी की परवाह न करके अच्छा नहीं किया। व्हाट? कौन हो तुम? तभी चालक की गर्दन मशीनी अंदाज में घूम गई। चालक के चेहरे पर नज़र पड़ते ही रहीम चीख उठा, भूत! ओह, हा हा हा। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कहने के साथ ही कंकाल का चेहरा घूमकर यथापूर्व हो गया। दूसरे ही पल टैक्सी की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि राम रहीम को अपनी मौत स्पष्ट नजर आने लगी। अब क्या होगा राम? यह तो अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगा। हिम्मत से काम लो रहीम, जैसे ही कोई मोड़ आए दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद जाओ। इतनी तेज
दौड़ती टैक्सी से कूदे तो हड्डी पसली को सलामत रहना नामुमकिन है। हमारे बचने का अब सिर्फ यही एक रास्ता रह गया है। लापरवाही मत करना, देखो सामने एक मोड़ आ रहा है, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। फिर जैसे ही मोड़ पर टैक्सी ने टर्न लिया, राम रहीम अपनी अपनी साइड के दरवाजे खोलकर बाहर कूद गए। सड़क पर गिरते ही राम रहीम कुशल नटों के समान उछल कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। रहीम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी दूर जाती टैक्सी धमाके के साथ आग की लपटों में गिर गई। यह टैक्सी में विस्फोट कैसे हो गया राम? लगता है चालाक रोबोट में टाइम बम फिट था। थैंक्स गॉड हम सही सही समय पर टैक्सी से कूद गए, वरना हमारी मौत निश्चित थी। अब क्या होगा राम? जब तक हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे हमारी फ़्लाइट निकल चुकी होगी। तुम ठीक कहते हो, लेकिन ओह, अभी राम अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि पीछे से आते वाहन के हॉर्न की आवाज़ सुन चौंक पड़ा। फिर जैसे ही वे मुड़े, एक कार उनके करीब पहुंचकर रुक गई। कार से एक अजनबी व्यक्ति ने उतर कर कहा, आप दोनों फ़ौरन कार में बैठ जाइए, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। अजनबी के शब्द सुन राम रहीम मन ही मन चौंके। फिर बोले, आप कौन हैं? आपको कैसे मालूम हुआ कि हमें एयरपोर्ट जाना है? मेरा नाम अल्फांसो है। मुझे आप लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन जब मैं आपके घर पहुंचा तो आप लोग टैक्सी में बैठकर वहां से चल पड़े थे। अतः मैंने टैक्सी का पीछा किया और यहां तक पहुंच गया, और जिस बात का शक था वही हुआ। हमें सूचना मिली थी कि आपको ग्रीनलैंड जाने से रोकने के लिए कुछ अज्ञात सिर फिरे लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसी बात थी तो इसकी जानकारी हमें क्यों नहीं दी गई थी? दरअसल यह सिर्फ सूचना ही थी, इसकी सच्चाई का कोई ठोस आधार हमारे पास नहीं था। अतः हम जो भी कार्यवाही कर रहे थे सिर्फ एहतियात के तौर पर ही कर रहे थे। और भगवान का शुक्र है कि आप दोनों बच गए। लेकिन हमें ग्रीनलैंड जाने से कौन और क्यों रोकना चाहता है? निश्चय ही इस कार्यवाही के पीछे किन्हीं खतरनाक लोगों का कोई खास मकसद छुपा है। बेशक अब इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता, पर मुझे अफसोस है कि मैं इस संदर्भ में आप लोगों की कोई खास जानकारी नहीं दे सकता। हाँ, कर्नल साहब ज़रूर कुछ बता सकते हैं। ओह, अब हमें चलना चाहिए, समय बहुत कम रह गया है। हाँ, हमें किसी भी हालत में यह फ़्लाइट मिस नहीं करनी चाहिए। राम भैया, आप लोग निश्चिंत रहिए, फ़्लाइट मिस नहीं होगी। अब देर मत कीजिए, कार में बैठ जाइए। ठीक है। तत्पश्चात राम रहीम कार की पिछली सीट में समा गए। चालक अल्फांसो ने अपनी जगह संभाली। कुछ ही देर बाद कार विपरीत दिशा में दौड़ी जा रही थी। कुछ दूर जाकर कार जैसे ही जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर मुड़ी, राम चौंक कर बोला, यह आप किस तरफ जा रहे हैं मिस्टर अल्फांसो? उसी तरफ जहां मुझे तुम लोगों को पहुंचाना है। अल्फांसो के बदले हुए सुर को भांप राम के मस्तिष्क में खतरे की घंटी घनघना उठी। अगले ही पल उसका हाथ बिजली की तेजी से अपने रिवॉल्वर पर पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वह रिवॉल्वर निकालकर अल्फांसो को निशाने पर लेता, अल्फांसो का कर्कश स्वर उसके कानों से टकराया। बेकार है मिस्टर राम, तुम्हारा रिवॉल्वर तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे और मेरे बीच शीशे की एक पारदर्शी दीवार मौजूद है, जिसे तुम्हारे रिवॉल्वर की गोली तो क्या तोप के गोले भी नहीं भेज सकते। हा हा हा। ओह, राम आह भरकर रह गया। उसकी पकड़ रिवॉल्वर पर ढीली पड़ गई, परंतु रहीम अल्फांसो की चेतावनी पर ध्यान दिए बगैर उस पर झपट पड़ा, लेकिन तुरंत ही उसे परिणाम भुगतना पड़ा। आह, अभी अल्फांसो गुर्राया, अब तुम लोग फंस चुके हो लड़कों। ओह, तो तुम उन्हीं लोगों के साथ हो जो हमें ग्रीनलैंड नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अब तुम दोनों ग्रीनलैंड तो ज़रूर पहुंचोगे, पर अपने मम्मी डैडी के से कभी नहीं मिल पाओगे। ग्रीनलैंड पहुंचते ही चीफ तुम्हारा काम तमाम कर देगा। हा हा हा। अट्ठहास भरते हुए अल्फांसो ने डैशबोर्ड पर लगा एक बटन दबा दिया। बटन के दबते ही कार का पिछला भाग गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। ओह, जहरीली धुआं, खौं खौं खौं। जल्दी ही राम रहीम पिछली सीट पर बेहोश पड़े थे। बहुत चालाक बनते थे। हा हा हा। फिर अचानक अल्फांसो ने कार की गति बढ़ा दी। लगभग 10 मिनट बाद कार जंगल के अंदर एक मैदानी भाग में पहुंचकर रुक गई। कार के रुकते ही दो व्यक्ति कार के निकट प्रकट हुए। अल्फांसो के आदेश पर उन्होंने राम रहीम के बेहोश शरीर को कार से खींचकर अपने कंधों पर लाद दिया और उड़ने के लिए तैयार खड़े छोटे से हेलीकॉप्टर, किंतु आधुनिक हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ गए। वे दोनों व्यक्ति मूर्छित राम रहीम के साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। उनके बैठते ही हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल की तरफ उड़ चला। उधर कैप्टन जुबेर अपनी रिपोर्ट कर्नल राघव के सामने पेश करते हुए बोला, सर, हमारे जवानों ने शहर के उत्तरी भाग का चप्पा चप्पा छान मारा है, परंतु कथित अंतरिक्ष मानव का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। समझ में नहीं आता आखिर वह कहाँ गायब हो गया। उसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। सर, हमें कोई ऐसा निशान भी नज़र नहीं आया जिससे यह साबित होता कि कोई ऐसा मानव वहाँ की ज़मीन पर कहीं उतरा था। मैं तुम्हारी असफलता के पीछे छुपी निराशा को समझता हूँ कैप्टन, परंतु अगर तुम यह समझ रहे हो कि हमें गलत सूचना मिली है तो यह तुम्हारी भूल है।
यह सूचना न तो गलत है और न ही मन गढ़ंत। हम तस्दीक कर चुके हैं, तो फिर इसका कोई ना कोई निशान तो नज़र आता, अथवा किसी न किसी ने तो उसे ज़रूर देखा होता। सर, हमने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है, परंतु सब ने ऐसे किसी मानव की जानकारी होने से इनकार किया है। यह मत भूलो कैप्टन कि यह घटना रात के दूसरे पहर में घटी है और उस समय लोग गहरी नींद में होते हैं। हो सकता है कि वह सुरक्षित जमीन पर उतरने में सफल हो गया हो। कहते कहते कर्नल राघव बुरी तरह चौंक उठे और अगले ही पल, ओ माय गॉड, यह बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कौन सी बात सर? कैप्टन, हम उत्तर में फैली पहाड़ी श्रृंखलाओं को तो भूल ही गए। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अंतरिक्ष मानव जमीन पर सुरक्षित उतरने के बाद पहाड़ी इलाके में जा छुपा होगा। तुम जवानों को लेकर वहां जाओ और पहाड़ी का चप्पा चप्पा छान मारो। कैप्टन जुबेर इजाज़त देकर जाने लगा तो कर्नल राघव उसे रोककर हिदायत देते हुए बोले, यह मत भूलना कि यह कोई साधारण मानव नहीं है वह, और इस संबंध में तुम्हें केवल सतर्क ही नहीं रहना है बल्कि बुद्धि से भी काम लेना है। आप निश्चिंत रहिए सर, अगर वह पहाड़ी में छुपा हुआ है तो कैप्टन जुबेर की गिरफ्त से कदापि नहीं बच पाएगा। मैं उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर ही लाऊंगा। मुझे विश्वास है कैप्टन कि इस बार तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। ओके, गुड लक, थैंक यू सर। तत्पश्चात कैप्टन जुबेर कक्ष से बाहर निकल गया। वो जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा, राम ने आंख खोलकर अपने समीप लेटे रहीम की ओर देखा। लगता है रहीम समय पर अपनी सांस नहीं रोक सका था, इसलिए अभी तक बेहोश है। अब जब तक रहीम को होश नहीं आता, मुझे भी बेहोशी का नाटक जारी रखना होगा। तभी आहट पा राम ने आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद दो मजबूत हाथों ने उसे उठाकर अपने कंधे पर लाद दिया। फिर राम ने उस आदमी को अंधेरे में एक और बढ़ते देखा। पीछे पीछे उसका दूसरा साथी रहीम को उठाए बढ़ा चला आ रहा था। पता नहीं ये बदमाश हमें कहाँ ले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों आदमी राम रहीम को लेकर एक कॉटेज में दाखिल हुए। वहाँ पहले से ही एक तीसरा आदमी मौजूद था। उन दोनों को देखते ही वह बोला, मैं चीफ को सूचना दे चुका हूँ, वे आ रहे हैं। इनका हुक्म है कि उनके आने तक इन दोनों लड़कों को कैद में रखा जाए, वह खुद इन्हें सजा देंगे। ठीक है, हम इन्हें गुफा में बंद कर देते हैं। फिर वे दोनों आदमी कॉटेज से संलग्न दूसरे द्वार की तरफ बढ़ गए। द्वार पार करके एक लंबी राहदारी से गुजरते हुए एक पहाड़ी दर्रे के मुहाने पर पहुंच गए। दर्रे के अंदर बने कैद खाने की एक कोठरी में उन्होंने दोनों को डाल दिया और द्वार बंद कर वापस लौट पड़े गए। उन आदमियों के नज़रों से ओझल होते ही राम का मस्तिष्क सक्रिय उठा। इससे पहले कि इनका चीफ यहाँ पहुँचे, रहीम को होश में लाना जरूरी है। यह विचार दिमाग में आते ही राम लपक कर रहीम के निकट पहुंचा और उसे होश में लाने का प्रयास में जुट गया। रहीम, होश में आओ रहीम। लेकिन राम के शब्दों का रहीम पर कोई असर नहीं हुआ। तब राम ने अपनी गुप्त जेब से एक गोली निकालकर रहीम के नथुने के पास रख दी। गोली हवा से के साथ घुलकर रहीम की सांसों के साथ उसके शरीर में पहुंच रही थी। जैसे ही गोली पूर्णतः घुलकर विलीन हुई, रहीम ने आंखें खोल ली। मैं कहाँ हूँ? रहीम, अपने आप को संभालो, हम दुश्मन की कैद में हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। ओह! दूसरे ही पल रहीम उठकर बैठ गया। अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तत्पश्चात राम रहीम को अपनी योजना समझाने लगा। अभी राम की बात खत्म हुई थी कि तभी ठक ठक ठक, शायद वे लोग आ रहे हैं, फौरन लेट जाओ। कहने के साथ ही राम फर्श पर लेट गया। रहीम ने भी उसका अनुसरण किया। थोड़ी देर बाद कोठरी का द्वार खुलकर दो आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक जैसे ही राम को उठाने को झुका, राम की लात घूम गई, तड़ाक। इससे पहले कि दूसरा खतरे को भांप पाता, रहीम बिजली की फुर्ती से उठा और शिकारी चीते के समान उस पर झपट पड़ा। डिसूम, उफ! फिर इससे पहले कि वह आदमी संभल पाते, राम रहीम कोठरी से बाहर निकल आए। अब तुम लोग यहाँ आराम करो, हम चलते हैं। मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोल दो, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। तुम्हें जो करना है कर लो, हम जा रहे हैं, बाय बाय माई फुट। उधर चीफ डॉन अपने आदमियों को के लौटने में देरी होते देख गर्ज उठा, लार्गो, तुम जाकर देखो वे हरामखोर उन छोकरों को लाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। यस चीफ। लार्गो फौरन संलग्न द्वार को पार कर नज़रों से ओझल हो गया। लगभग 5 मिनट बाद जब वह वापस लौटा तो उसके दोनों हाथों में उन दोनों आदमियों की गर्दनें दबी हुई थी जो राम रहीम को लेने गए थे। उन्हें देखते ही दिन गरज उठा, वे छोकरे कहाँ हैं? वे ये हरामजादे कहते हैं कि वे छोकरे इन्हें कोठरी में कैद करके भाग गए। कहने के साथ ही लार्गो ने उन दोनों को डीन के कदमों पर पटक दिया। आई हाय, तुम लोग दो मामूली लड़कों से मात खा गए। डीन की गर्जना सुन वे गिड़गिड़ा उठे। चीफ, हमें क्षमा कर दो, हम उन्हें बेहोश समझ रहे थे पर वे होश में थे, हमसे भूल हो गई चीफ। इस भूल की सज़ा सिर्फ मौत है मूर्खों। फिर डीन ने लार्गो को कुछ इशारा किया।
डीन का इशारा मिलते ही लार्गो ने उन दोनों को अपनी बाहों के गिरफ्त में ले लिया और एक ही झटके में उनकी गर्दनें तोड़ डाली। कड़ाक कड़ाक। फिर जैसे ही लार्गो ने उन्हें अपनी बाहों से मुक्त किया, उनकी लाशें फर्श पर ढेर हो गई। तब डीन अपने आदमियों को संबोधित करते हुए बोला, वे छोकरे जरूर पहाड़ियों की तरफ गए होंगे, क्योंकि एक वही दिशा है जिधर से हमारे आदमियों की नज़रों से बचकर जा सकते हैं। उन लड़कों को जीवित रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए पहाड़ियों पर जो बारूद बिछा है उसे उड़ा दो, ताकि उन लड़कों की लाशें चट्टानों में ही दफन होकर रह जाए। जो आज्ञा चीफ। तत्पश्चात डीन लार्गो के साथ कॉटेज से निकलकर अपने हेलीकॉप्टर में जा बैठा। हेलीकॉप्टर को आकाश में उड़ाने के बाद लार्गो चिंतित स्वर में बोला, चीफ, पहाड़ी में धमाके होंगे तो सरकार का ध्यान इन पहाड़ियों की तरफ आकर्षित हो जाएगा, और तब सेना के जवान धमाकों का कारण पता लगाते हुए हमारे इस खुफिया अड्डे तक भी पहुंच सकते हैं। परेशान मत हो लार्गो, बारूद के फटते ही पहाड़ी के साथ साथ हमारा यह बना खुफिया अड्डा भी तबाह हो जाएगा और सैनिकों को यहाँ हमारे खिलाफ कोई जिंदा सबूत नहीं मिल पाएगा। अपनी बात पूरी करते ही डीन ठठाकर हंस पड़ा। हा हा हा। उधर राम रहीम पहाड़ियों से के किनारे किनारे दौड़े चले जा रहे थे कि अचानक पिछली दिशा से एक हेलीकॉप्टर को आते देख दोनों ठिठक कर रुक गए। राम भैया, हमें मदद के लिए सिग्नल देना चाहिए। यह बेवकूफ़ भरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। उसमें दोस्त की बजाय हमारे दुश्मन के होने की ज़्यादा संभावना है। ओह, लेकिन हम इस तरह कब तक दौड़ते रहेंगे? अब तक तो उन्हें हमारे भाग निकलने की भी जानकारी हो गई होगी और दुश्मन के आदमी हमारी तलाश में इसी और आ रहे होंगे। नहीं रहीम, वे इस तरह पाने की बजाय। राम अभी अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि ऊपर पहाड़ियों पर जोरदार धमाका हुआ। राम रहीम ने चौंक कर निगाहें ऊपर उठाई थी कि उन्हें एक पहाड़ टूटकर अपने ऊपर गिरता नजर आया। रहीम, बचो, भागो। ओह, खतरा भांपते ही दोनों दौड़ पड़े, लेकिन तभी एक के बाद एक कई धमाके हुए और पूरा इलाका धमाकों की आवाज़ से गूंज उठा। तभी रहीम ने राम को एक गिरती हुई चट्टान की जद में आते देखा। अगले ही पल वह उछला और राम को लिए हुए जमीन पर लुढ़कता चला गया। अचानक रहीम का सिर एक पत्थर से टकराया और राम उसकी बाहों से निकलकर दूर हो गया। रहीम ने उठने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वह अपना संतुलन खो बैठा और लुढ़कता हुआ एक गड्ढे में जा गिरा। तत्पश्चात रहीम कुछ न जान सका, क्योंकि उसकी चेतना लुप्त हो चुकी थी। क्या राम रहीम मौत के क्रूर हाथों से बच पाए? क्या ग्रीनलैंड के सैनिक अंतरिक्ष के अजूबे को ढूंढ पाए? क्या चीफ डीन का विश्व सम्राट बनने का सपना पूरा हो सका? क्या एल्ड्रेड अपने मास्टर के आदेश का पालन कर पाया, या फिर प्रोफेसर ब्लैक और चीफ डीन के इशारों पर नाचने वाला खिलौना बनकर रह गया? क्या कर्नल राघव ग्रीनलैंड की आज़ादी और विश्व पर मंडरा रहे खतरे को समाप्त करने में कामयाब हो पाए? अंतरिक्ष के अजूबे ने ग्रीनलैंड की धरती पर क्या कहर बरसाया, उसका अंजाम जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार कीजिए। प्रलयंकारी दानव समाप्त।